सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय आप जान ही चुके हैं, राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित। इसका सारांश व समीक्षा लेकर के आपके साथ उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित लिखित एक यथार्थवादी सामाजिक व्यंग्यपरक उपन्यास है। उसका प्रकाशन 1968 में हुआ है, यानी स्वतंत्रता के बाद के समय की भारत की स्थिति को दर्शाता है। कथा का जो नायक है उसको रंगनाथ एक शिक्षित युवक है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। राग दरबारी की तात्विक समीक्षा इस प्रकार है, जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताई है। राग दरबारी पे साहित्य अकादमी से सम्मानित हुआ है। 35 इसमें अध्याय हैं। अगर इसकी तात्विक समीक्षा की बात करें तो 6 या 7 सिद्ध तत्वों के माध्यम से इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, परिवेश, उद्देश्य, भाषा शैली और नामकरण। मेरा परिचय आप सब जानते ही हैं। सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, GC सिवानी, भिवानी, हरियाणा, गवर्नमेंट कॉलेज सिवानी। कथानक और कथा सारांश की बात कर लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी में किसी परंपरागत सुसंबद्ध कथानक के बिना भी कथा परिसर का निर्माण किया गया है। कथा का मुख्य केंद्र शिवपालगंज गांव है। लेखक ने इसे भारतीय देहात का महासागर कहा है। यह स्वतंत्रता के बाद के सभी महत्वपूर्ण अंग जैसे गांव, पुलिस थाना, अफसर, स्कूल, विद्यार्थी, मास्टर, प्रिंसिपल, सहकारी संस्था, न्याय पंचायत, गैर सरकारी संस्थाएं, अदालत, झगड़े, भ्रष्टाचार, घृणित ग्रामीण राजनीति, दादावाद, गबन, चुनावी तिकड़मबाजी, नई पीढ़ी की कुंठाएं, समझौता परस्ती, पारिवारिक मर्यादाओं का हनन, पूंजीवादी प्रवृत्तियां इत्यादि सब इस कृति में है। हिंदी उपन्यास साहित्य में ये एक मील का पत्थर है। इसकी कथा वस्तु का संगठन सर्वदा मौलिक और नूतन भंगिमाओं को लिए हुए है। लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाया है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पात्रों के माध्यम से कथानक को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य पात्र वैद्य जी है, जो आदि से अंत तक रहता है। उसके 2 बेटे हैं, जो बद्री पहलवान और रूपन। और कथा का प्रारंभ होता है रंगनाथ, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इतिहास में उसने MA किया है और PhD का शोधार्थी है, और इलाज कराने के लिए अपने मामा के यहाँ शिवपालगंज में आता है। अब तक उसने किताबी ज्ञान प्राप्त किया है। व्यवहारिक ज्ञान के लिए उसने 6 महीने यहाँ रहकर देखा और गांव की राजनीति से वाकिफ हो गया। वहाँ के भ्रष्टाचार, जो भी सारी चीज़ें देखेगा, लास्ट में उसके सारे आदर्श टूट जाते हैं। वहाँ से ही जो उपन्यास है उसका अंत होता है। आइए इसके कुछ पात्रों की बात कर लेते हैं। वैद्य जी, जो कि झंगामल कॉलेज के मैनेजर भी हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर हैं, और शनिश्चर उनका सेवक है, और ग्राम सचिव यानी प्रधान इनडायरेक्ट रूप से वैद्य जी ही हैं। प्रिंसिपल, जो कि इसका खास पात्र है, खास सहायक है, और खन्ना लेक्चरर है, जो ईमानदार व्यक्ति है, और एकमात्र स्त्री पात्र बेला है। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा पात्रों के बारे में जान लेते हैं। रंगनाथ के बारे में मैंने बताया, मुख्य पात्र है। आदि से अंत तक यह पात्र कथा में बना रहता है। शिवपालगंज आता है, MA इतिहास करके इलाज कराने के लिए, PhD का शोधार्थी है। 6 महीने में ही ग्रामीण रीति रिवाज, कूटनीतिक चालें, भ्रष्टाचार को समझ जाता है। सारे उसके आदर्श टूट जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी चालें उसी पर उल्टी पड़ती दिखाई देती हैं। हार मानकर गांव को छोड़कर जाता है। वैद्य जी मुख्य पात्र हैं। आदि से अंत तक केंद्र में रहते हैं। दोहरे चरित्र के मालिक हैं और भ्रष्ट व्यक्ति हैं। एक किस्म से मेन पात्र वैद्य जी ही हैं, और ऊपर से वो इलाज का काम करते हैं, लेकिन सारे गांव में होने वाली सारी गतिविधियों में उनका किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहता है।
प्रिंसिपल वैद्य जी पर आश्रित है। स्वतंत्र चरित्र उनका नहीं दिखाया गया है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। जब गुस्सा आता है तो अवधि भाषा में का प्रयोग करते हैं। शोषक प्रवृत्ति के हैं। भाई भतीजावाद के समर्थक है। कमजोर, डरपोक और स्वार्थी तथा चापलूस किस्म के व्यक्ति हैं। वैद्य जी की तरह दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति हैं। रूपन जो कि वैद्य जी का छोटा बेटा है, क्रांतिकारी पीढ़ी का प्रतीक है। जैसे ही उपन्यास शुरू होता है, शरारती तथा बदमाश लड़के के रूप में चरित्र की शुरुआत होती है, लेकिन बाद में उसके चरित्र में परिवर्तन दिखाया गया है, जिससे वो निडर सेनानी के रूप में बदल जाता है और रंगीले नेता के रूप में प्रसिद्ध होता है। खन्ना लेक्चरर इतिहास के लेक्चरर हैं, ईमानदार हैं। इस उपन्यास में दो ही पात्र ईमानदार दिखाए गए हैं, एक खन्ना लेक्चरर और दूसरा रंगनाथ जी। अब बद्री पहलवान यह वैद्य जी का बड़े बेटे हैं और अन्याय में अपने पिता का हर जगह समर्थन करते हैं। उनका दाहिना हाथ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेला जो कि एकमात्र स्त्री पात्र हैं, गया दिन की कन्या है, स्वतंत्र प्रवृत्ति की हैं, बिना विवाह के ही वैवाहिक जीवन का आनंद लेने वाली महिला हैं। एक के बाद दूसरे पुरुष को अपने प्रेम के चक्कर में डालती हैं और साथ में आखिर में किसी के साथ नहीं रहती हैं। निम्न स्तर का चरित्र उनका दिखाया गया है। गुण पात्रों में रमादीन, भिक्खम, शनिश्चर, खेवड़ी, लंगड़ जैसे लोगों को लिया गया है, जो कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। मास्टर खन्ना दिन रात षड्यंत्र रचने से उन्हें फुर्सत नहीं है। मास्टर मोतीलाल जो कि पढ़ाते कम हैं और अपनी आटा चक्की की तरफ ध्यान अधिक देते हैं, यानी क्लास के समय भी अगर बिजली आ जाती है तो वो क्लास को बीच में छोड़कर अपनी आटा चक्की को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं। अभी देखिए, जोगन्नाथ लोफर हैं, छोटे पहलवान मुंहफट हैं, गयादीन अवसरवादी हैं। इस प्रकार के पात्र जो सभी पात्रों में से अधिक चेहरे विकृत और भ्रष्ट हैं। अनेक पात्रों के माध्यम से उसकी जो लेखक हैं उनकी व्यंग्य विधायनी क्षमता तथा मानवीय संवेदनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया है। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, संवाद योजना। वैसे तो नाटकों में संवाद योजना आवश्यक तत्व के रूप में देखी जाती है, परंतु कथानक को आगे बढ़ाने में, पात्रों से हमें परिचित कराने में प्रमुख सहायता प्रदान करते हैं। राग दरबारी में इस कला का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने में और ख़ासकर 10वीं कक्षा में पढ़ने में उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए पिछले 3 वर्ष से इसी क्लास में पढ़ रहे थे। आइए परिवेश की बात कर लेते हैं। कथा शिवपालगंज गांव की है और जो पूरे भारतीय परिवेश का प्रतीक है, यानी एक गांव की कथा नहीं है, यह पूरे भारतीय परिवेश की है। संपूर्ण देश की समस्याओं का इतना यथार्थ और प्रभावशाली चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, ऐसा और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके कारण यह रचना कालजयी बन गई है। ये राग दरबारी में चित्रित समस्याएं, सबसे पहली और मुख्य समस्या भ्रष्टाचार है। राजनीतिक प्रवेश यानी गांव में जो लोकतंत्र की बदहाली है उससे संबंधित जानकारी इस उपन्यास में हमें मिलती है। सामाजिक परिवेश की बात करें तो बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण, पारिवारिक संबंधों में बिखराव, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होता हुआ उपन्यास में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से दिखाया गया है। आर्थिक विसंगतियों में असमानता, आर्थिक जगत के जो धाराशाही गुरु हैं वैद्य जी, जो राजा की भांति, एक निरंकुश राजा की भांति, और बाकी जितने भी पात्र हैं सारे के सारे उसके प्यादे दिखाई देते हैं। सरकारी तंत्र की अकर्मणता भी दिखाई गई है। जो मुख्य समस्या है शैक्षणिक विद्रूपताएं, जो शैक्षणिक मानदंडों का गलत निर्धारण करना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विभिन्न दोषों को दर्शाना। शिक्षा पद्धति, एक जगह श्री लाल शुक्ल जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, और जो जंगामल कॉलेज है इस गलत शिक्षा प्रणाली का अड्डा बना हुआ है। आइए उद्देश्य और प्रतिपाद्य की बात कर लेते हैं। कोई भी रचना, कोई भी कृति निरुद्देश्य नहीं होती है, इसलिए श्रीलाल शुक्ल जी एक कुशल, जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, सचेतन कलाकार हैं। उनकी प्रस्तुति का ढंग व्यंग्यात्मक है
व्यक्ति चरित्र का वर्णन करते हुए जहाँ उन्होंने चारित्रिक बुराइयों से युक्त भ्रष्ट व्यक्ति का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण करने के माध्यम से उस भ्रष्टाचार को बड़े फलक पर दिखाने का प्रयास किया है, जिसके कारण यह भारतवर्ष पिछले 40 वर्षों में भी उन्नति नहीं कर पाया है। वास्तव में लेखक ने अपने अनुभवी पाठक में जागरूकता रूपी बीज बोया है, ताकि लेखक के अनुभवों से वह भ्रष्टाचार से बचने के उपाय ढूंढ सके। भाषा शैली की बात करते हैं। श्री लाल शुक्ल जी की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, सुघड़, कलात्मक और प्रभावपूर्ण है। वृहत उपन्यास होने के कारण इसमें भाषा शैली की विविधता परिलक्षित होती है, परंतु जिस प्रकार उपन्यास वृहत होते हुए भी एक है, उसी प्रकार विविधता होते हुए भी व्यंग्यकारिता इसमें बनी हुई है। कहीं स्वाभाविक सरल भाषा का प्रयोग है तो कहीं अलंकृत और काव्यमयी भाषा हो जाती है। कभी अभिव्यक्ति में चिंतन पक्ष की प्रधानता और परिष्कृत भाषा दिखाई देती है, तो कहीं वह विनोदपूर्ण कड़े व्यंग्य और कटाक्ष करती दिखाई देती है। संक्षिप्त और चुस्त वाक्यों की रचना की गई है। भाषा के साथ साथ शैली में भी परिवर्तन किया गया है। नाटकीय, वर्णात्मक, पत्रात्मक तो कहीं परिहासात्मक और चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। चरित्र के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रहा है। नामकरण की सार्थकता भी मैंने एक पॉइंट डाला है, क्योंकि इसका नामकरण बहुत ही सोच समझ के किया गया है। इस उपन्यास में प्रत्येक पात्र प्रसंग समाज में फैले भ्रष्टाचार को व्यक्त करता है। इस गांव का प्रत्येक प्रसंग वैद्य जी का दरबार जो है प्रसंग वैद्य जी का दरबार है। वैद्य जी निरंकुश राजा है और शोषण को झेलते अन्य दरबारी। प्रत्येक स्थिति दरबारी राग की लहरियों से कानों में फड़फड़ाती प्रतीत होती है। लेखक ने संकेतात्मक रूप में उपन्यास का नामकरण सारगर्भित, अर्थपरक और आकर्षक ढंग से रखा है, इसलिए यह नामकरण पूर्णतः सफल रहा है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। श्री लाल शुक्ल रचित यह उपन्यास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इसमें जीवन के बदलते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, शहर के बदलते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, जनजीवन की सामाजिक व्यवस्था, सरकारी एवं अर्ध सरकारी तंत्र की प्रविष्टि, भ्रष्टाचार की व्यंग्यात्मक शैली से चित्रण है। लेखक ने एक गांव के माध्यम से पूरे भारतीय जीवन की संस्कारहीनता और मूल्य शून्यता को ध्वनित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत देश के तथाकथित विकास की यथार्थ और तीव्र व्यंग्यात्मक झांकी है। शायद हिंदी के किसी भी उपन्यास में दृष्टिगोचर नहीं होती। शिल्प और कथ्य की दृष्टि से राग दरबारी एक अत्यंत सुगठित और प्रौढ़ कृति है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राग दरबारी के संपूर्ण प्रश्न समझा पाई होंगी। इसमें अगर कथा सार पूछे, सारांश पूछे, उद्देश्य पूछे, नामकरण पूछे या फिर किसी के पात्र का चरित्र चित्रण पूछे, ये सभी प्रश्न आप अपनी इच्छानुसार बना करके लिख सकते हो। देखिए, सिर्फ ये है आपका एक मार्गदर्शन करने के लिए है, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ मैं राग दरबारी को आपको समझा पाई होंगी। धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए।